guys, welcome back to the channel. So, in today's topic, we'll study about the doctrine of pith and substance. Okay, so what is doctrine of pith and substance? Okay, so basically, this doctrine is used to determine the true nature and character of a law when there is an overlap between the legislative power of the parliament and the state legislature. Okay, so the article which deals about this doctrine is the article 246. It distributes the legislative power between the union and the state. Seventh schedule, it contains the union list, then state list, and the concurrent list. So we all are aware with the fact that there's a three list. Okay, that is union, state, and concurrent, and this three list is provided in seventh schedule of our Indian Constitution. ओके, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड अगर समझें तो ये जो डॉक्ट्राइन है, इसका ओरिजिन, इसका एवोल्यूशन जो है वो कनाडा से ट्रेसेबल है. कनाडा में द लीगल डॉक्ट्राइन वाज अप्लाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन in order to determine which head of authority a piece of legislation falls under, कि किस हेड के अंदर, अथॉरिटी की हेड के अंदर कौन सा लेजिस्लेशन फॉल करेगा. So, so India has adopted this doctrine through the Government of India Act 1935. Article 246 of 7th schedule of our Indian Constitution, it outlined the division of legislative power. Now, 246, subject matter of law made by Parliament and by legislature of state. It outline union, law, state. Okay, so अब क्या है, यूनियन स्टेट तो पार्लियामेंट एंड स्टेट में डिवीजन है, मतलब कि डिवीजन है पावर का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, कैसे डिसाइड होगा, कैसे कौन लॉ बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, तो वो सेवन शेड्यूल में दिया हुआ है कि भाई ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कनकरेंट लिस्ट है. जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी मैटर्स दिए हुए हैं, उन पे यूनियन जो है हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी. जो भी मैटर्स जो है वो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं तो वो उन पे जो है लॉ जो है वो हमारे स्टेट, दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी हमारी, वो लॉ बनाएगी. टॉकिंग अबाउट द कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है टू मेक द लॉ. ओके, so sometime a law may appear to touch a subject in another list. In such cases, the court examines the true nature, the substance, the essential character of the law. ठीक है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझें तो सपोज स्टेट मेक अ लॉ रेगुलेटिंग रोड ट्रांसपोर्ट. वाइल डूइंग सो द लॉ में इनडायरेक्टली affect the trade and the commerce which may fall within another legislative field. So the court will ask, what is the main purpose of the law? If the main purpose is road transport, the law is valid even if it incidentally affect another subject. ठीक है, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि भाई जो ट्रू नेचर है ना, जो एसेंशियल कैरेक्टर है, उसको कोर्ट पहले एग्जामिन करेगी. अगर उसका जो मेन पर्पस है वो कोर्ट को लगेगा नहीं ये लॉ तो वैलिड है, इवन दो वो गलती से दूसरे सब्जेक्ट में आ गया है, तो ओके फाइन, कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी. ओके, नाउ सो नाउ द डॉक्ट्रिन एंड पिथ का मतलब होता है कि कोई भी लॉ है, लेजिस्लेचर का है, उसका आप ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर देखने की कोशिश करें. उस लॉ का एक्चुअल क्रक्स क्या होगा, व्हाट इज़ द
पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द लॉ, क्या पर्पस है उसका, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, सम पीपल से कि क्वाजी फेडरल है, ठीक है। सो इज इट नॉट पॉसिबल टोटली, सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इंसिडेंशियल ओवरलैपिंग या इंक्रोचमेंट हो सकती है, जैसे अभी हमने ऊपर रोड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो ओवर स्टेपिंग हुई है अगर लेजिस्लेचर से, तो क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंशियल इंक्रोचमेंट है या फिर वो जानबूझ के करा गया है, ट्रू नेचर है ये स्टेट के पास कि वो पावर एंड स्टेट मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो सो द फर्स्ट केस दैट कम इन माय माइंड इट्स द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला, ठीक है। 1959 का केस है ये। एक्चुअल पॉइंट क्या था कि स्टेट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, अजमेर साउंड एम्पलीफाइज कंट्रोल एक्ट 1952। Yes, so the case is this Rajasthan, yeah, this one, okay, ये हमारा केस है, दैट स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका क्या इशू था और क्या हुआ था वो समझते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट है उसने एक लॉ बनाया, अजमेर साउंड एम्पलीफाइज कंट्रोल एक्ट 1952। ये लॉ क्या करता था कि ये रिस्ट्रिक्ट करता था यूज़ ऑफ साउंड एम्पलीफायर। एक्चुअल इशू ये था कि यूनियन ने कंटेम्प्ट करा कि ये लॉ एंट्री 31 लिस्ट 1 में जो है तुम्हारा वायरलेस कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन्स, ये तो हम उसमें आता है, ठीक है। यूनियन का था कि आपका इस टॉपिक पे लॉ बनाना इज़ बेसिकली ओवर स्टेपिंग योर बाउंड्रीज, ठीक है। तो स्टेट ने बोला आप एंट्री नंबर 6 लिस्ट 1 देखो, ठीक है, दैट डील्स विद पब्लिक हेल्थ, एंड ऑल्सो एंट्री नंबर 1 देखो लिस्ट 2 की, दैट टॉक्स अबाउट द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो जो हमने साउंड एम्पलीफायर का यूज़ रिस्ट्रिक्ट करा है वो पब्लिक हेल्थ के पर्पस को सॉल्व करने के लिए करा है। हमारा पर्पस है हम हमारे स्टेट में यूज़ रिस्ट्रिक्ट, देखो हमारा पर्पस है हमारे स्टेट में यूज़ रिस्ट्रिक्ट, लाइक तुम्हारा हॉस्पिटल में, घर में, स्कूल में न्यूसेंस कॉज करेगा, ठीक है। तो हम पब्लिक हेल्थ के लिए आए हैं। सो कोर्ट हेल्ड दैट यस दैट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द साउंड एम्पलीफायर तो ये लिस्ट 1 में आता, but that law by state it deals with the use of sound amplifier। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना कि क्योंकि आप जो है साउंड एम्पलीफायर का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तब ये लिस्ट 1 में आता, लेकिन क्योंकि that law by the state it not deals with the manufacturing of the sound amplifier, instead of that it deals with the it deals for the public health and order, ठीक है। क्योंकि वो public health और order के लिए था, so they can just because the word used in law is amplifier, it doesn't mean it is under only list 1। Just look into the true nature and the essence of the law, ठीक है। So Supreme Court applied this doctrine, upheld the validity of law whose main purpose, whose main subject matter was within the competency of the state legislature, ठीक है। मैं वापस से इसके क्रक्स समझा रही हूँ। स्टेट ने लॉ बनाया, अजमेर साउंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट 1952। ये लॉ रिस्ट्रिक्ट करता था साउंड एम्पलीफायर के यूज़ को। एक्चुअल इशू था कि यूनियन ने कंटेम्प्ट करा कि ये लॉ जो है एंट्री 31 लिस्ट 1 कम्युनिकेशन, टेलीफोन्स, वायरलेस उनके अंदर आता है। यूनियन का है कि आपका इस टॉपिक पे लॉ बनाना आपकी बाउंड्रीज़ को ओवरस्टेपिंग करना है, तो स्टेट ने बोला कि आप
एंट्री नंबर 6 लिस्ट 2 देखो, आप वो पब्लिक हेल्थ से डील करता है। आप एंट्री नंबर 1 लिस्ट 2 देखो, वो पब्लिक ऑर्डर से डील करता है। तो हमने जो साउंड एम्पलीफायर को रिस्ट्रिक्ट करा है वो पब्लिक हेल्थ के पर्पज से करा है, और कोर्ट ने भी बोला कि हाँ ये क्योंकि पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं सो दे कैन डू इट। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते तब ये लिस्ट 1 में आता। जस्ट बिकॉज दिस दे आर यूजिंग द वर्ड एम्पलीफायर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिस्ट 1 में आ जाएगा। कोर्ट ने उसके ट्रू नेचर, उसके ट्रू एसेंस को देखा, और फिर कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए दे सेड कि yes they upheld the validity of the law whose main subject matter was within the competency of the state legislature. Okay, now the second case is this Prafulla Mukherjee, Prafulla Mukherjee versus Bank of Commerce. इसमें क्या हुआ था कि the Bengal Money Lender Act 1940, it basically aimed to regulate the money lending practice by setting limit and interest rate that could be charged. The Bengal Money Lender Act 1940 aimed to regulate money lending practice by setting limit and interest rate that could be charged. It was challenged on the ground that it dealt with promissory note, a subject under the union list which was outside the competency of the state legislature. It upheld the validity of act, stating that the primary objective was to regulate so the primary objective relating to the money lending, it was valid because its pith and the substance, it falls within the provincial legislative way, even though it incidentally affected the promissory note. तो अगर कुछ भी इंसिडेंशियल इंक्रोचमेंट है अगर, तो कोर्ट उसकी ट्रू नेचर को देखेगी, उसके एसेंस को देखेगी, और फिर कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगी. If we'll see the essential feature, the court look at the dominant purpose of the law. If the law substantially falls within the competency, then it is valid. If it is incidental and ancillary encroachment, जैसे कि हमने प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी में देखा, हमने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला में देखा कि कैसे एम्पलीफायर के वर्ड्स को अगर यूज़ करने पे यूनियन ने कैसे कंटेम्प्ट डाला, पर कोर्ट ने क्या बोला कि जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग द वर्ड एम्पलीफायर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो पब्लिक हेल्थ और उसके ऑर्डर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि वर्ड एम्पलीफायर है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते आपके साउंड एम्पलीफायर का तो आपके लिस्ट में आता, बट क्योंकि वो हेल्थ और ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो वो लिस्ट 1 में नहीं फॉल करेगा. ठीक है. The doctrine prevent the unnecessary invalidation of law due to the minor overlap. अब हम इन दोनों केस में देखो, एक माइनर ओवरलैप हुआ एम्पलीफायर वर्ड यूज करने से, पर्पस अलग था, इनका पर्पस राजस्थान बोर्ड का पर्पस अलग था भाई, अजमेर का पर्पस अलग था. ठीक है. तो जस्ट बिकॉज कि अननेसेसरी माइनर ओवरलैप है तो आप उसको इनवैलिड नहीं कर सकते उस माइनर ओवरलैप की वजह से. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस डॉक्ट्रिन को यूज़ किया जाता है. वरना अगर हम ऐसे ही माइनर ओवरलैप की वजह से लॉज को इनवैलिड करने लगे तो पता नहीं क्या ही होगा. If the main object of law falls within the legislative field, the law is valid, even if it incidentally affect another field. This is the formula to remember. Please remember this. Okay. हमने पहले देखा टेरिटोरियल नेक्सस पढ़ा था हमने. ठीक है. उसमें क्या था? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट मैटर. यहाँ पे क्या है? ट्रू नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ लॉ. ओके. उसका पर्पस था डिटरमाइन करना वैलिडिटी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्टेट लॉज को. ठीक है.
और इसका क्या है, डिटरमाइन करना लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी व्हेन द सब्जेक्ट ओवरलैप। ठीक है, ये रियल एंड सब्सटेंशियल कनेक्शन देखता है, ये डोमिनेंट पर्पस और एसेंशियल कैरेक्टर को देखता है। जहाँ टेरिटोरियल नेक्सस, स्टेट लॉ जो है, क्या एक स्टेट लॉ ऑपरेट कर सकता है आउटसाइड द स्टेट? यस इट कैन, इफ देयर इज नेक्सस बिटवीन द दैट टू थिंग्स। ओके, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंशियल इंक्रोचमेंट डज नॉट invalidate the law. Example, state taxing income arising from business activity within the state, state law on agriculture markets incidentally affecting trade. ठीक है, अब देखो, यूज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट एग्जाम्पल shows two overlapping subjects circles, one for the state list and one for the union list. सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लॉ? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। सो ट्रिक क्या है? टेरिटोरियल नेक्सस, टेरिटरी से कनेक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, मेन पर्पस ऑफ लॉ। ये याद कर लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, अब एग्जाम्स अगर आप अपने LLB के एग्जाम्स दे रहे हो, दे विल आस्क द डॉक्ट्राइन, दे विल मेंशन 245, दे आर आस्किंग डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। अगर वो 245 भी पूछते हैं आपसे कि एक्सप्लेन द आर्टिकल 245, तो आप इस डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, उसके कंडीशंस को एग्जाम्पल्स दोगे। ठीक है, जो आपके मैंने 3 केस लॉ बताए थे, क्रोनोलॉजी वाइज बताए थे मैंने, उनको आप कोट करोगे। इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट द 246, दे आर आस्किंग अबाउट द पिथ एंड सब्सटेंस, आप 246 लिखो, आप पिथ एंड सब्सटेंस लिखो, आप लिखो कि वो 7th शेड्यूल में बात की, आप तीनों लिस्ट को बताओ। ठीक है, उसके पर्पस को बताओ, आप एग्जाम्पल्स दे के समझाओ। ठीक है, नाउ मैंने आपको केस लॉ प्रफुल्ला मुखर्जी का समझा दिया था कि बंगाल लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किया था मनी लेंडिंग लेजिस्लेचर, जो कि प्रॉमिसरी नोट को इंसिडेंशली इंक्रोच कर रहा था। सो प्रॉमिसरी नोट जो है वो फेडरल लिस्ट से बिलोंग करता है। अब चैलेंज था, प्रोविंस जो है वो एक्सीड कर रही थी अपने लेजिस्लेटिव पावर को, तो प्रिवी काउंसिल ने बोला कि लुक एट द ट्रू नेचर ऑफ लेजिस्लेचर एंड द लॉ वाज एसेंशियली अबाउट द मनी लेंडिंग, सो इट is valid. So incidental encroachment is permissible. The true nature, the character of legislature, it's determine the validity. These are the another cases. And yes, please, this is, if you are preparing for net, this is their favorite question, the state of Rajasthan versus G Chawla. Okay, this two thing, the public health and order, इस बेसिस पे ही इस लॉ को वैलिड किया गया था। ठीक है, अगेन द फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन इन नेट इज क्रोनोलॉजी। अगर आप लास्ट 4 से 5 साल के या 10 साल के पेपर उठा के, PYQ उठा के देखोगे, तो उसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये क्रोनोलॉजी वाइज ना इनको याद कर लेना कि सबसे पहले आपका ये प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी था, फिर FN बलसारा था, फिर G चावला था, बिकॉज प्रफुल्ला मुखर्जी में ही इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन हुआ था। FN बलसारा में दे अप्लाइड करा था इस डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने। G चावला में और भी एक्सपैंड हुआ था, जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, एंड देन सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी ऑफ द केस लॉ, जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नेट वालों का। सो दे विल आस्क, ओके, नाउ देयर आर सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट कैन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछते हैं वो कि भाई पिथ एंड सब्सटेंस इनमें से किसका है? सो ऑब्वियसली प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी। सो टेरिटोरियल नेक्सस किसका है? वैलिस प्रोस। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, वैलिस इज इक्वल टू वेल्थ। ठीक है, तो टेरिटोरियल नेक्सस जो है टैक्स रेगुलेशन, याद रखना, पैसे, टैक्स पैसे। ठीक है, तो वेल्थ इज वेल्थ।
सो दिस देयर आर सम केसेस. हम रेपुग्नेंसी भी पढ़ेंगे आगे, हम कलरेबल लेजिस्लेशन भी पढ़ेंगे आगे. ठीक है. ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस प्राइमरी अप्लाई टू डिटरमाइन, सो दे बेसिकली डिटरमाइन व्हाट, फंडामेंटल राइट, नहीं, legislative competence, judicial review, natural justice, so basically legislative competence. Okay, which case is known as the foundation of the doctrine of pith and substance? कौन सा केस है? that is प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी, बिकॉज इसमें ही ऑरिजिन हुआ था. देन विच केस फर्स्ट रिकग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस? दैट इज वेल्स ब्रोस. ओके. देन इंसिडेंशियल इंक्रोचमेंट इज permitted under which? A. Eclipse. B. Pith and substance, severability, harmonious construction. So basically it's under pith and substance. हम severability भी पढ़ेंगे, हम harmonious construction भी पढ़ेंगे आगे, हम eclipse भी पढ़ेंगे आगे. Now which article distribute the legislative power between the parliament and state legislature? So that is 246. Okay. Now this is the ट्रिक टू रिमेंबर द केस लॉ. अगर आपको केस नंबर वाइज नहीं याद हो रहा है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. PBGHH, PBGHH, प्रफुल्ला कुमार, बलसारा, जी चावला, एच.एस. ढिल्लन एंड हर्षद फार्मिटकल. और उनमें भी प्रफुल्ला कुमार इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड जी चावला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें ऑरिजिन हुआ था, इसमें डॉक्ट्रिन को अप्लाई करा था सुप्रीम कोर्ट ने. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. Chronology, remember, this is the trick to remember, that is PBGHH. Okay, so that's all for today. We'll study another doctrine in tomorrow class. Okay.